हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 18th ऑफ नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग क्रिकेट, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में है, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये क्रिकेट प्रतियोगिता राज्य में ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ दिव्यांग दिव्यांग एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर क्रिकेट, ध्यान रखिएगा, फॉर क्रिकेट के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट के द्वारा आयोजित किया जाएगा। पहली चीज, प्रतियोगिता कितनी होगी? प्रतियोगिता होगी 2020 प्रतियोगिता। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, 2020 प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा हमारे भारत में अगर कोई भी दिव्यांग से रिलेटेड ऐसा एसोसिएशन है या फिर अगर उनके खेल के प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करता है तो इसके लिए नेशनल लेवल का, ध्यान रखिएगा, नेशनल लेवल का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके सलाह पर ही कोई भी राज्य जो है दिव्यांग प्रतियोगिता करा सकता है, दिव्यांग क्रिकेट की प्रतियोगिता करा सकता है। इसके अलावा ये जो 2020 प्रतियोगिता होगी वो होगा आपका जोन स्तर पर, ध्यान रखिएगा, जोन स्तर पर, ध्यान रखेंगे आप, जोन स्तर पर होगा ये प्रतियोगिता जो 2020 होगी, ये होगी आपकी जोन स्तर पर। अब बात आती है कब से शुरुआत होगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, डेट याद रखना है, 4 दिसंबर 2022 से, 4 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी, शुभारंभ की जाएगी। क्या विजिबल है? विजिबल है, ये चीज क्लियर हुआ ये चीज। क्या पूछा था आपसे, कब से आयोजन किया जाएगा? दैट इज 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2022, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके अलावा कौन आयोजित करेगा? छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट। किसके परमिशन से? दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? ध्यान रखेंगे, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो ये है आपका जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहा है दिव्यांग एसोसिएशन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के हारून रशीद। ध्यान रखिएगा, हारून रशीद कौन है? इसके महासचिव, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं हारून रशीद। इनने ही क्या किया है, छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट को परमिशन दिया है कि आप जोन स्तर पर 2020 प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। 4 दिसंबर से इसका आयोजन होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी पहुंचे डोंगरगढ़, जहां पे है माता बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ जहां पे है माता बमलेश्वरी मंदिर, और डोंगरगढ़ में ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है, कहां पे? डोंगरगढ़ में, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के परिसर में, प्रांगण में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां क्या बनेगा आपका? डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अलंकरण से संबंधित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि राज्य अलंकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करके आपको सही उत्तर देना है। पहला है आपका, राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण राज्योत्सव के मौके पर प्रदान किया जाता है। पहला स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये तो सही बात है कि राज्योत्सव के अवसर पर ही प्रदान किया जाता है। दूसरा, वर्ष 2022 का पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान राज्य अलंकरण केयूर भूषण को दिया गया नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पंडित रविशंकर शुक्ल केयूर भूषण को पहली बार दिया गया था, यानी कि प्रथम बार की अगर हम बात करें, पहली बार की बारे में बात करें कि रविशंकर शुक्ल सम्मान राज्य अलंकरण की अगर बात करें तो किसे दिया गया था, तो पहली बार केयूर भूषण को दिया गया था। और वर्ष 2022 का सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया है, ठीक है, 2022 में सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका, सीताराम अग्रवाल को यति यतन लाल सम्मान से सम्मानित किया गया, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सीताराम अग्रवाल जी को यहां पे रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया है। और यति यतन लाल सम्मान की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है मदन मोहन गौशाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मदन मोहन गौशाला, मदन मोहन गौशाला खरसिया को, ठीक है, मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया है, ठीक है, खरसिया को दिया गया है। तो यहां पे जब आप स्टेटमेंट देखेंगे राज्य अलंकरण से संबंधित, तो पहला तो सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण राज्योत्सव के मौके पर प्रदान किया जाता है। और इसकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट अभी यहाँ पे 33 हो गया है। अब यहां पे बोला जा रहा है वर्ष 2022 का पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान केयूर भूषण को दिया गया, नहीं, केयूर भूषण को जब राज्य अलंकरण में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान की शुरुआत हुई तो पहली बार दिया गया था, यानी प्रथम बार दिया गया था। यति यतन लाल सम्मान से मदन मोहन गौशाला को खरसिया को दिया गया। और सीताराम अग्रवाल की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 का पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया, ठीक है। यति यतन लाल सम्मान की अगर हम बात करें तो ये आपका गौ सेवा के लिए, गौवंश रक्षा के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो यहां पे आपका जो स्टेटमेंट 2 है और 3 है ये दोनों आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 1 है। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सिर्फ आपका बी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में विचार करें, ठीक है, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में विचार करें। क्या विचार करना है, तो संदर्भ में विचार करना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट है, पहला, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में दिया गया, पहला स्टेटमेंट है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में दिया गया, एग्जैक्टली ये करेक्ट है। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी सही है ना, आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान की एरिया कांगेर वैली का टोटल 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बस्तर अंचल में, दैट इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस उद्यान में वर्ड काउंट इंडिया, ध्यान से देखेंगे, इस उद्यान में वर्ड काउंट इंडिया एवं वर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, यस ये भी करेक्ट है। तो यहां पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और इस सर्वेक्षण में 11 राज्यों के 56 से अधिक विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, अधिक विशेषज्ञ बुलाए गए हैं इस सर्वेक्षण के लिए, पक्षियों की प्रजातियों के सर्वेक्षण के लिए 11 राज्यों से 56 से भी अधिक यहां पर पक्षी विशेषज्ञ वर्ड एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। तो यहां पे तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। याद रखिएगा इस चीज को कि हाल ही में वर्ड काउंट इंडिया एंड वर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ दोनों ने एक साथ कोऑर्डिनेट करके, सहयोग से, दोनों के कोलैबोरेशन से पक्षियों के प्रजातियों की सर्वेक्षण की जा रही है कांगेर वैली में। क्लियर रहेगा,
क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार कर सही उत्तर चुने। दिए गए कथन पे विचार कर सही उत्तर चुने। पहला है भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए पेशा एक्ट लागू किया। पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम आपको पता है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। पेशा अधिनियम पंचायती राज से जुड़ा हुआ है पेशा अधिनियम। तो महामहिम जो है राष्ट्रपति जी जो हैं 2 दिन के मध्य प्रदेश प्रवास पर थे। मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश की विजिटिंग पे थे 15 से लेकर के आपका 16 नवंबर तक। और इसी दौरान ये गए हैं मध्य प्रदेश के शहडोल में, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के शहडोल में। और शहडोल में ही इन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए अगर हम बात करें तो पेशा एक्ट लागू किया है। तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा, जनजातियों को भारत में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है। ठीक है, एडॉप्टेड सन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। जनजातियों को भारत में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है। यस, भारत में जनजातियों को दत्तक पुत्र माना जाता है। ठीक है, आदिवासियों की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। क्लियर। अब नेक्स्ट, लोकप्रिय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोकप्रिय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हाल ही में इसका 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है बिरसा मुंडा जी की। और अगर आप लोगों को पता होगा सांथाल विद्रोह अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उस समय से रिलेटेड बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें, बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह किया था और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनकी विख्यात हुए थे। और इनके जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। तो स्टेटमेंट 3 जो है ये भी करेक्ट है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो आपको यहां पर है तीनों करेक्ट है। मध्य प्रदेश प्रवास पे 15 से लेकर के 16 नवंबर तक राष्ट्रपति जी थी यहां पर मध्य प्रदेश में, और इन्होंने ही यहां पर पेशा एक्ट लागू किया। जनजातियों को भारत में दत्तक पुत्र मानते हैं प्रेसिडेंट का। और तीसरी चीज, लोकप्रिय आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर को। तो एक आपका यहां से इंपॉर्टेंट डे भी बन गया कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बन जाएंगे, 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। ध्यान से देखिएगा, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो अब बारी आती है कि ये तो 18वां की बात है, 17वां कहां हो रहा है, 17वां हो रहा है इंडोनेशिया के बाली में। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में। और इसका थीम क्या रखा गया है, थीम की अगर हम बात करें तो थीम रखा गया है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ध्यान रखेंगे आप, एक भविष्य। ठीक है, वर्ष 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो शिखर सम्मेलन का थीम रखा गया है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कहां पे हो रहा है, तो इसका इंडोनेशिया में। ठीक है, कहां पे हो रहा है 2022 का, इंडोनेशिया में। लेकिन पूछा गया है 23 का, तो गाइस ध्यान रखेंगे आप 23 का होगा इंडिया में, दैट इज भारत में होगा 2023 का। क्लियर रहेगा। शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण G20 का कहां पे होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, एक साल के लिए भारत को अध्यक्षता दी जाएगी, ध्यान रखेंगे, भारत को अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी जाएगी G20 का। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तटीय रक्षा अभ्यास, ध्यान से देखेंगे आप, तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल के होने वाले आयोजन के संदर्भ में विचार करें। तटीय रक्षा अभ्यास, ठीक है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में आपसे बात कर रहा है। पहली चीज सी विजिल, क्या है सी विजिल, तो सी विजिल
सी विजिल 22 इसका फुल नेम है, और यह है आपका भारत के कुल समुद्री तटीय जितने कुल समुद्र का जो तट है उसका एक साथ एकीकृत रूप से अभ्यास। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज। अब यहां पे आप इन सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण 13 से 15 नवंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, पहली चीज मैं बता दूं आपको यहां पे कि पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 15 से 16 नवंबर तक आयोजित किया गया। 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया गया, पहली चीज। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा, यह देश के 7,516 किलोमीटर समुद्र तट के साथ आयोजित किया गया। ठीक है, यह देश के 7,516 किलोमीटर समुद्र तट के साथ आयोजित किया गया। अब बात आती है कि 7,516 किलोमीटर में कौन कौन से हमारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज हैं। तो अब आपको कोस्टल एरियाज में जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो मैप अगर हम यहां गुजरात से स्टार्ट करें, ठीक है, गुजरात से अगर हम स्टार्ट करके डायरेक्ट हम यहां पे वेस्ट बंगाल तक जाते हैं तो ध्यान रखिएगा गुजरात की आवाज जस्ट नीचे, गुजरात को हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं? गुजरात के कोस्टल एरिया को हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे महाराष्ट्र और मराठा रीजन में गोवा को इंक्लूड करते हुए कोंकण कोस्ट। ध्यान रखिएगा, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कोंकण कोस्ट कहा जाता है। नीचे आएंगे पूरा कर्नाटक का जो तट है, कर्नाटक का पूरा तट जो है ये आपका कोनार कोस्ट के नाम से फेमस है। ध्यान रखिएगा, कोनार कोस्ट याद रखेंगे आप, कोनार कोस्ट, दैट इज कोनार तट के नाम से जाना जाता है, कोनार कोस्ट। और नीचे जब आप केरला के पास आएंगे तो ये है आपका मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा नीचे, यानी कि अगर हम वाइजैक तक की अगर बात करें तो वाइजैक तक का है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल कोस्ट। और जैसे ही आप यहां पे वाइजैक से आगे बढ़ेंगे, वाइजैक के पास वाली जितनी सीमाएं हैं उसको हम अगर सब कोस्ट में डिवाइड करें तो रॉयल कोस्ट के बारे में बात करते हैं, रॉयल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, रॉयल कोस्ट। और जैसे ही आप उड़ीसा से बंगाल तक जाइएगा इसको बोला जाता है नॉर्थ सिरकार कोस्ट। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ सिरकार कोस्ट। ठीक है, तो ये जितने सारे कोस्ट हैं आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 समुद्र तटों के नाम। तो 6 कोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इन 6 कोस्ट की कुल सीमा जो है लंबाई की अगर हम बात करें 7,516 किलोमीटर है। तो एग्जैक्टली ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब सिंपल सी बात है कि जब हम पूरा का पूरा समुद्र तट ले रहे हैं तो जितने भी तटीय राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, सब के सब इसमें शामिल होंगे। तो आपका स्टेटमेंट 3 ऑलरेडी यहां पे करेक्ट है, इसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया जाएगा, तो यहां पे जाहिर सी बात है सभी को शामिल किया गया है। अब बात आती है कि इस अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए की गई थी। एग्जैक्टली 2018 में पहली बार, 2018 में फर्स्ट टाइम, ध्यान रखेंगे 2018 में फर्स्ट टाइम हमारा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया की अगर बात करें समुद्र तट की सुरक्षा के ऊपर, ध्यान रखिएगा तटीय सुरक्षा के ऊपर और समुद्री सुरक्षा को इंक्रीज करने के लिए, इनहांस करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, 2018 में पहली बार इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था कि हमें अपने समुद्री तटीय इलाकों को, समुद्री अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रांग करने के लिए 2018 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो एग्जैक्टली आपका स्टेटमेंट 4 भी सही है कि इस अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में किया गया था और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने हेतु किया गया। अब बात आती है कि तो तीसरा संस्करण कैसे हुआ? तो तीसरा संस्करण ध्यान रखेंगे आप 20 में आपका हो गया कोविड, दैट इज 0। 2019 में पहला, 2019 में पहला, 21 में दूसरा और 22 में तीसरा। कॉन्सेप्ट कब आया? वर्ष 2018 में। 20 आपका हो गया 0 क्योंकि कोविड यहां पर था।
ठीक है। तो 19, 21 और 22 तीसरा संस्करण 2022 में, क्लियर रहेगा। तो सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण तक तो सही है, बट डेट यहां गलत है, 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया गया था। तो यहां पे स्टेटमेंट जो है आपका 2, 3 और 4 करेक्ट है, तो यहां पे आंसर बनेगा आपका सी, 2, 3 एंड 4, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, क्लियर रहेगा। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आप इस कोस्ट के बारे में याद रखिएगा। कुल समुद्र तट की लंबाई की बात करें 7516 किलोमीटर का हमारा समुद्र तट है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्देशक, ध्यान से देखेंगे, किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्देशक को और लेखक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहली चीज, लाइफ टाइम सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो सत्यजीत रे की बात आ रही है, तो हमारे फिल्म में अगर हम बात करें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सत्यजीत रे का नाम, एक फादर ऑफ इंडियन फिल्म की अगर हम बात करें तो आपको सत्यजीत रे का नाम दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्देशक है कौन, तो ध्यान रखिएगा, ये है स्पेन के, कहां के हैं, स्पेन के हैं, स्पेनिश हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। इनका नाम है कार्लोस सौरा। गोवा में आयोजित होने वाले, गोवा में 2022 में आयोजित होगा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, फिल्म महोत्सव। और इसी महोत्सव में कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, सम्मानित किया जाएगा। अब बारी आती है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, यह है आपका 53वां संस्करण, जिसका आयोजन गोवा में होगा 2022 में, ठीक है, गोवा में होगा 2022 में। कब से होगा, कब से आयोजन होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 28 नवंबर तक। कब से आयोजन होगा, 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुरुआत होगी इसकी 20 नवंबर को, 28 नवंबर तक, ठीक है, 28 नवंबर तक। कब से शुरू हो रहा है, 20 नवंबर से। कब तक चलेगा, 28 नवंबर तक। 53वें संस्करण की बात कर रहे हैं, क्लियर है, यहाँ पे 53वें संस्करण की बात कर रहा है, 28 नवंबर तक चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा बुका, ध्यान से देखेंगे, बुका कोरबा के नाम से वेबसाइट लॉन्च किया गया। बुका कोरबा के नाम से वेबसाइट लॉन्च किया गया है, और बुका किस जिले में स्थित है, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको कोरबा बोल दिया है, तो ऑब्वियसली ये कोरबा जिले में होगा। अब बात आती है कि ऐसा क्या होने वाला है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन प्रमंडल, वन विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ध्यान रखिएगा, पर्यटन विभाग दोनों एक साथ कोलैबोरेट करके बुका को पर्यटन केंद्र बढ़ाने के लिए, बुका को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए यहां पे आइलैंड, ध्यान रखिएगा, जो इसमें अगर बुका एक क्या है, रिजर्वायर टाइप से दिखेगा आपको, झील टाइप से दिखेगा, रिजर्वायर है, और यहां पे आइलैंड बना हुआ है, और आइलैंड पे रेस्टोरेंट ओपन किया जाएगा, इसके अलावा यहां पे मोटर बोट की व्यवस्था की जाएगी। मोटर बोट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डल झील, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जम्मू कश्मीर के डल झील के तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। और इस झील में चिंकारा, ध्यान रखिएगा, इस झील में चिंकारा को छोड़ा जाएगा, चिंकारा लाया जाएगा, ठीक है, इस झील में चिंकारा लाया जाएगा, और इसकी डेवलपमेंट डल झील के कॉन्सेप्ट पर किया जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे पूछा गया था किस जिले में है, तो कोरबा में है। क्या क्या होगा, आइलैंड है वहां पे बीच में, झील के बीचों बीच आइलैंड है, मोटर बोट की व्यवस्था की जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, चिंकारा लाया जाएगा, ये सारी चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। कौन से जिला में है, तो ये जिला है आपका कोरबा। कोरबा से 67 किलोमीटर, कटघोरा से 35 किलोमीटर, ठीक है।
अगर हम बात करें तो कोरबा से डिस्टेंस 67 किलोमीटर का, और कोरबा में ही कटघोरा तहसील की अगर हम बात करें, कटघोरा से 35 किलोमीटर। अगर वहां कोरबा के आसपास में अगर आप लोग गए होंगे घूमने कभी, तो सतरंगा, रानी झरना, ये सारी चीजें वहां पे अच्छी अच्छी साइट्स हैं जहां पे आप जा सकते हो घूमने के लिए। अगर आपको पिकनिक स्पॉट्स के रूप में अगर आपको देखना है तो ये सारे वहां पर कोरबा जिले में अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर निगरानी हेतु किस आयोग का गठन किया जाएगा? देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर निगरानी हेतु किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो पहली चीज, इस आयोग में सबसे पहले लॉ कॉलेज और लॉ एजुकेशन और मेडिकल को बाहर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। लॉ और मेडिकल को बाहर रखा गया। इसके अलावा जितनी भी हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेस हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। और इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। ठीक है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें इन दोनों को बाहर रखा गया है, लॉ और मेडिकल को बाहर रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ इस कमीशन में 4 काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इस कमीशन में टोटल 4 काउंसिल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, 4 काउंसिल्स बनाए जाएंगे। और पहला काउंसिल कौन सा रहेगा? हायर एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, पहला नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा रहेगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, इसके अलावा रहेगा नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल। क्लियर है, इसके अलावा नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल, ये आपका इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ ही साथ यहां पर रहेगा HEGC, ध्यान रखेंगे आप, HEGC। अब ये क्या है? हायर एजुकेशन, ध्यान रखेंगे, हायर एजुकेशन जनरल काउंसिल। ये आपके 4 काउंसिल रहेंगे इस कमीशन में, परिषद, याद रखिएगा इस चीज को, 4 काउंसिल रहेंगे इस कमीशन में। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है यहां पर, 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप, 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत को अभी तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत को अभी तक कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने एयरगन की अगर हम बात करें तो शूटर्स ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं बता दूं कहां पे आयोजन हो रहा है? कोरिया के डेगू में, साउथ कोरिया के डेगू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया के डेगू में इसका आयोजन चल रहा है। और कुल अभी तक भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं इसके बारे में आपको बताना है 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में। क्लियर रहेगा? तो गाइस, ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।